मेनिस्कस टियर की एमआरआई कैसे पढ़ सकते हैं? क्योंकि मेनिस्कस टियर की एमआरआई बहुत बार गलत रिपोर्टिंग होती है इंडिया में, खास तौर से तो ध्यान देते नहीं। मेनिस्कस आपको ऐसा ट्रायंगल दिखाई देता है काला। अब काले में अगर ये लाइन आ जाए तो ये फटा हुआ है, व्हाइट सी लाइन। अभी व्हाइट सी लाइन कई तरीके से आ सकती है। ये नॉर्मल मेनिस्कस है, बिल्कुल काला दिखाई दे। ग्रेड 1 के अंदर डॉट दिखाई देगा सफेद। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ इस पेशेंट में दूरबीन से डाल के देखना चाहूंगा तो मेनिस्कस का ये ऊपर का सरफेस, फीमोरल सरफेस, ये नीचे का सरफेस। तो अगर मेरी दूरबीन जाएगी तो यहाँ से जाएगी, तो मैं कैमरे से या तो ऊपर का सरफेस देख सकता हूँ या नीचे का सरफेस देख सकता हूँ। ऊपर का सरफेस, ये नीचे का सरफेस। अब आप देख रहे हो टियर तो बीच में है, तो मतलब नॉर्मल दिखाई देगा। ग्रेड 2 के अंदर भी लाइन आ जाएगी, ये भी नॉर्मल दिखाई देगी। ऊपर और नीचे में बिल्कुल नॉर्मल है। अब जब हम ग्रेड 3 टियर में आते हैं, ये ग्रेड 3 टियर आ गया, तो अब लाइन या तो यहाँ आएगी या ऊपर आएगी या नीचे आएगी या ऐसे आ जाएगी। ये तो चलो हमने देख लिया एमआरआई पे। अब एमआरआई का सिग्निफिकेंस क्या, जब मैं ढंग से ही नहीं देख पाऊँ तो हम इसमें देखेंगे मेनिस्कस दिखता कैसा। तो ये मेनिस्कस दिख रहा है, ये टियर, ये फीमर, ये टिबिया, ये टियर मेनिस्कस का। अब अगर आप इस पे चलते रहोगे तो क्या होगा, इसके चीथड़े बन जाएंगे। कब बनेंगे? 10 साल में, 15 साल में बनेंगे तो सही। चलना तो बंद नहीं कर रहे। पेन हो रहा है क्योंकि ये फटा हुआ पोर्शन ऊपर चुभता है ना, कार्टिलेज खराब करता है। अब आप ये इस पेशेंट को देखो, ये पेशेंट जल्दी चला गया डॉक्टर के पास, ये डॉक्टर ने सिल दिया, बिफोर आफ्टर लिख दिया ना, तो इसे कार्टिलेज अच्छे हैं, बिल्कुल स्मूथ है। पर अगर कोई जना जल्दी नहीं गया, सपोज ये जल्दी नहीं गया, देखो मैंने इसका फटा हुआ दिख रहा है, ये देखो ऊपर कार्टिलेज भी खराब हो गया। तो इस कंडीशन में कोई मेरे पास पेशेंट आएगा तो मैं सिल तो पाऊंगा ही नहीं, मैं तो हटा दूंगा इसको। ये रिपेयरेबल नहीं है ना। दूसरा, ये जब गया है तो ऊपर और फीमर टिबिया को भी घिस के गया साथ में, तो घुटना डीजेनरेट होगा ही होगा अगर हम मेनिस्कस टियर छोड़ देंगे। आप कोई भी मेनिस्कस टियर देखो, ये मैं रिपेयर नहीं कर सकता, ये निकलेगा ही, निकल जाएगा तो शॉकर चला गया आपका। पर अब सिलना जरूरी है। तो सिलने के लिए एक तो तरीका रहता है कि हम कैनुला से सिल दें। ये कैनुला लगाते हैं डॉक्टर और सुई धागे सिलते रहते हैं। ये पुराना मेथड है, मैं इस तरह से सिलता नहीं हूँ। सो व्हाट आई डू इज वी यूज जोन नेविगेटर। तो हम लोग जोन नेविगेटर यूज करते हैं कैनुला की जगह। अब इसमें ना प्लास्टिक का होता है, साथ में इसमें बटन होता है, जिससे मैं नीडल पास कर सकता हूँ, तो किसी को धक्का मारने की जरूरत नहीं। पर इसमें टेप आती है आजकल, वायर नहीं आते, टेप से सिलेंगे। पतली टेप को मेनिस्कस रिपेयर सूचर टेप बोलते हैं। तो जोन नेविगेटर यूज करेंगे और हम यूज करेंगे फाइबर स्टिच। ये ऑल इनसाइड मेनिस्कस डिवाइस है। तो अब इसके अंदर निडल नहीं निकल रही, बस इतनी सी निकल रही है। एक स्टिच होता है, तो पोस्टीरियर हॉर्न के लिए फाइबर स्टिच यूज करते हैं। पोस्टीरियर हॉर्न के लिए ये यूज करते हैं क्योंकि पीछे निडल निकल नहीं सकती, पीछे बहुत सारी आर्टरीज और वेसल्स होती हैं। पोस्टीरियर हॉर्न के लिए ये, जैसे आपका बकेट एनल टियर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फटा हुआ है, सो पीछे फाइबर स्टिच जाएगा और बाकी जगह टेप्स जाएगी। तो आपके 1 2 3 4 5 6 चीज़ें लग सकती है, 5 6 टेप्स। सो हम लोग क्या करते हैं, इसको चिपकाने के लिए इसमें ब्लड क्लॉट भरते हैं। सो मैं ब्लड क्लॉट से रिपेयर करता हूँ इसको। इसका मतलब ये है कि मैं ब्लड क्लॉट बनाऊंगा आपका, और उसको मैंने इसके टियर के अंदर डालेंगे और फिर रिपेयर करेंगे। अब ये क्लॉट को डालने के लिए शुरू से लेकर आखिरी तक बहुत ही मेटिकुलस प्लानिंग करनी पड़ती है। ये क्लॉट होना चाहिए बहुत स्टेबल, फ्रेजाइल नहीं होना चाहिए, पकड़ा और टूट गया। खून है ना, हर तरह का क्लॉट बन सकता है। अगर मेरे असिस्टेंट ने उसको ढंग से नहीं लाया, एक ही स्पीड पे धीरे धीरे बहुत देर तक हिलाना पड़ता है। कांच के ट्यूब में कांच की स्टिक, कांच नहीं है आपके पास, ऐसे हिला रहे हो, तेज हिला लिया, धीरे हिला लिया, ऐसे करके फिर ऐसे से हिला दिया, कुछ भी कर लिया तो वो क्लॉट बनेगा ही नहीं कभी। क्लॉट होना चाहिए स्टेबल। अब आप इंस्ट्रूमेंट से डाल नहीं सकते, जैसे ही डालोगे इंस्ट्रूमेंट हटाओगे तो क्लॉट यहाँ भाग जाएगा, अंदर पानी लगातार घूम रहा है। सो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर स्टिच लेते हैं क्लॉट में और स्टिच के साथ उसको अंदर डाल। अब ये इतना मेटिकुलस चीज़ें करने के लिए मैंने कभी किसी को देखा नहीं, सर्जन को ढंग से करते हुए। तो मैं आपके ना पूरे के पूरे मेनिस्कस में स्टिच लूँगा और क्लॉट डालूंगा। ये देखो आया क्लॉट, ये ब्लड क्लॉट, ये ब्लड क्लॉट देखा, सिर्फ बांध रखा है ना घुलने वाले टाँके में। सो क्लॉट भी स्टेबल होना चाहिए और इससे टाँके में डाल के फिर अंदर डालते हैं, नहीं तो जाएगा ही नहीं। इंस्ट्रूमेंट से नहीं जा सकता ये। और ये मेनिस्कस टियर के अंदर चला गया, जहाँ पे डालना है बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं पे। यही तरीका है। तो ये हाई एक्सपर्टीज सर्जरी, अगर मेनिस्कस में आपको क्लॉट डालना है, सिल तो कोई भी देता है। दैट्स वाई फिर हमारे रिवीजन के चांसेस कम होते हैं, बिकॉज वी फॉलो ऑल ऑफ दिस स्टेप। इसके बाद किसी का बहुत ज़्यादा फटावा आता है तो उसके लिए मुझे एक बाहर से मंगाना पड़ता है डिवाइस, वो है AMMR। पर ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है। किसी सेलेक्टिव पेशेंट के लिए मैं मंगाता हूँ। ये ना कॉलेज इसका फोल्ड है। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले मैंने मेनिस्कस रिपेयर किया, उसके बाद मैंने AMMR लाया मैं, और मैंने AMMR को मेनिस्कस के ऊपर रिपेयर किया। सो डबल तो स्टिच लग गए, तो कॉस्ट चलेगी डबल। जितने मेनिस्कस में टाँके लगाए उसके बाद एक और वही सेम टाँके वापस लगाए, तो ये आता भी 4-5 लाख रुपये का है, फिर पैच भी। फिर उसके ऊपर ये हमने मेनिस्कस को ऊपर पैच रिपेयर कर दिया। फिर हमने इसके अंदर बोन मैरो डाल दिया। सो इसका क्या मतलब हुआ, मैंने क्लॉट बाहर निकलने की जगह छोड़ी ही नहीं, अंदर ही फिक्स हो गया क्लॉट। ये एब्जॉर्ब कर लेगा बोन मैरो को, सेल भी रह गए, क्लॉट भी रह गया, 1.5 महीने तक पड़े रहे यहाँ पे। ये मेनिस्कस में कन्वर्ट हो जाएगा, अंदर की भी सारी चीज़ें हील कर देगा। सो दिस गिव्स
सुपीरियर रिजल्ट। पर ये उनके लिए जिनकी एज ज़्यादा है, जिनका बिल्कुल ही खराब हुआ है। इसके बाद 3 वीक्स तक हमें वॉकर पे रहना पड़ता है सर, वजन नहीं दे सकते, फिर रिहैब चालू होता है। ये जितना भी काम किया वो आपकी रिकवरी में 40% ही योगदान देगा, 60% इज रिहेबिलिटेशन। अमेरिकन जनरल स्पोर्ट्स मेडिसिन की एक स्टडी में शो किया है कि अगर हम ढंग से स्ट्रक्चर रिहैब नहीं करें तो इतना खराबी हो जाती है। स्ट्रक्चर रिहैब मतलब हर वीक रिहैब बदलता है। रिहैब शुड बी गवर्न बाय एन ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन फिजियो। फेज 1 से फेज 2 पे कैसे जाएंगे वो टाइम डिपेंडेंट नहीं होता, वो आपकी पावर डिपेंडेंट कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हो, फोर्स प्लेट पे कितनी पावर आ रही है। सो ये कांस्टेंट मॉनिटरिंग है। आपको हर वीक हम लोग कॉल करते हैं, हर वीक फोन पे एक्सरसाइज सिखाते हैं, बीच में बुलाते रहते हैं, 6 मंथ तक चलता है प्रोग्राम पूरा। सो ये स्ट्रक्चर रिहैब बहुत ही कम जगह पे है, नहीं होने की वजह से हमें री इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने हो सकता है न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग नहीं करी। अगर हम न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग नहीं करते तो 50% चांस होते हैं रीटीयर के। सो ये नहीं करेंगे तो हमारे फिर रीटीयर होते हैं। ये ट्रेनिंग्स नहीं कराते लोग, इतनी अच्छी ट्रेनिंग कम ही सेंटर्स हैं।